साथियों, आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में स्वागत है। कल शिक्षा शास्त्र पीजीटी की आंसर की जारी हुई आयोग द्वारा, जिसमें कई प्रश्न विवादित हैं और आज हम उन विवादित प्रश्नों का जिक्र आप सबके सामने करेंगे। साथ साथ यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्या शिक्षा शास्त्र की कट ऑफ जा सकती है। जो विवादित प्रश्न आयोग द्वारा सामने आ रहे हैं आंसर की के फलस्वरूप, उसको मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, शिक्षा शास्त्र का जो पीजीटी का पेपर हुआ था, सामान्यतः न तो बहुत कठिन था और न तो बहुत आसान ही था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं और सबको परेशान भी कर सकते हैं। जिसमें एक प्रश्न आया है, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दिया है खोज विधि, दूसरा ऑप्शन दिया है खेल विधि, और तीसरा वैज्ञानिक विधि, और चौथा प्रोजेक्ट विधि। अगर ये देखा जाए तो यह खोज विधि, खेल विधि, वैज्ञानिक विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये सभी प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियां मानी जा सकती हैं। यह सब प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। आयोग ने खोज विधि को माना है, जबकि खेल के द्वारा भी सीखने की बात प्रकृतिवाद करता है, तो खेल विधि भी सही हो सकता है। विज्ञान को मानता है, यांत्रिक तत्वों को मानता है, भौतिकता को मानता है, प्रकृति को मानता है, इसलिए वैज्ञानिक विधियां भी प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें जन्म देने की बात है तो करके सीखना, खोज विधि और खेल द्वारा सीखना, ये दोनों विधियां महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न हमारे हिसाब से विवाद का प्रश्न है, इसलिए इस पे ध्यान देने की बात है। दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया था? ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करने वाले दार्शनिक आयोग द्वारा किरकेगार्ड माना गया है, और शास्त्र दूसरा ऑप्शन है, तीसरा कार्ल जैस्पर्स और चौथा मार्टिन ब्रूबर। तो ये सी और डी को तो हम हटा देते हैं, लेकिन जो किरकेगार्ड और शास्त्र है, किरकेगार्ड ये अस्तित्ववादी विचारकों में ईश्वर को स्वीकार किया है, आयोग मान रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें शास्त्र होना चाहिए। किरकेगार्ड तो ईश्वर को न मानने की बात करता है। ये भी विवादित प्रश्न की श्रृंखला में है। शिक्षा में कर्जन ने जोर दिया था, एक प्रश्न ये आया है, शिक्षा में कर्जन ने जो जोर दिया था विस्तार पर, व्यवसायीकरण पर, सामान्यीकरण पर और गुणवत्ता पर। तो ये जो आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है वह विस्तार पर ये माना गया है, जबकि गुणवत्ता पर भी कर्जन बात करता है। तो ये सही उत्तर गुणवत्ता भी हो सकता है और विस्तार जो आयोग माना है वो भी। तो यह भी संदेहात्मक प्रश्नों की श्रेणी में है। एक और प्रश्न आगे है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया? तो ये एक प्रश्न, ये भी विवाद की श्रेणी में है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 45 से अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 26। तो ये आयोग द्वारा जो माना गया, ये
सही उत्तर है वह सही उत्तर नहीं हो सकता है। आयोग जो मानता है वह 45A मान रहा है, जबकि सही उत्तर 21A सही ऑप्शन बी होना चाहिए। तो यह भी विवादित प्रश्नों की श्रृंखला में है। इसके बाद प्रश्न आता है, कौन सा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है? तो प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, उपरोक्त सभी ये ऑप्शन आता है। लेकिन इसमें आदर्शवाद और उपरोक्त सभी हम इसको हटा दें तो प्रकृतिवाद और यथार्थवाद आता है। ये प्रकृतिवाद और यथार्थवाद दोनों विज्ञान को महत्व देते हैं, वैज्ञानिक प्रगति को महत्व देते हैं। लेकिन चूंकि प्रकृतिवाद पहले आता है, प्रकृतिवादी विचारक विज्ञान को पहले मानते हैं, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि यथार्थवाद ही सही है। तो प्रकृतिवाद और यथार्थवाद दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए यह भी विवाद का विषय है। एक और प्रश्न अगला जो विवाद की श्रेणी में है, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक हर्बर्ट दिया है, मॉरिसन दिया है, फ्रांसिस बेकन दिया है और सुकरात दिया है। तो ये विवाद का प्रश्न है। सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु आगमन और निगमन विधि का प्रतिपादन किया था। उसके बाद आगे चलकर बेकन, फ्रांसिस बेकन भी निगमन विधि को बताया, लेकिन बेकन प्रकृतिवादी था और आगमन निगमन विधि का जन्म सबसे पहले अरस्तु के द्वारा हो गया था। अरस्तु प्रबल समर्थक था आगमन निगमन विधि का, इसलिए अगर सिर्फ निगमन विधि की बात आती है तो वहाँ तो फ्रांसिस बेकन आ सकता है, लेकिन आगमन एवं निगमन दोनों की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर अरस्तु होना चाहिए। अगर अरस्तु नहीं है तो सुकरात को भी माना जा सकता है, लेकिन बेकन को आगमन और निगमन दोनों के लिए मानना उचित नहीं है। तो हमारे समझ से यह भी प्रश्न विवाद की श्रेणी में है। तो ये कुछ प्रश्न हम विवादित प्रश्न जो शिक्षा शास्त्र पीजीटी शिक्षा शास्त्र के आयोग द्वारा जारी आंसर की के फलस्वरूप सामने आया है उसको लेकर प्रस्तुत हुए थे। इसके बाद हम संभावित कट ऑफ की भी चर्चा कर सकते हैं। साथियों, पेपर बहुत आसान भी नहीं था, बहुत कठिन भी नहीं था, हमने पहले ही चर्चा किया। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो भ्रम पैदा कर देते हैं। जैसे एक प्रश्न और आया था, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक और शैक्षिक समाजशास्त्र जनक, इसमें ब्राउन पुस्तक के लेखक हैं और शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पाइन हैं। तो इसमें भी कुछ लोग भ्रमित हुए हैं। तो जो कट ऑफ हमारे हिसाब से और कुछ विद्वानों से परामर्श के फलस्वरूप हमको लगा उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल की मेरिट 110 जनरल की मेरिट हमारे हिसाब से आ सकती है। 110 जिसका सही है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा सकते हैं। अगर बालिका की बात वहीं करते हैं जनरल में ही, तो जनरल में बालिका की मेरिट 108 हो सकती है। 2 नंबर का अंतर आ सकता है हमारे अनुसार। इसके बाद इसी जनरल में आगे EWS दिया है। EWS की मेरिट की बात करते हैं तो इसमें भी हम EWS में 108 EWS 108 और उसी महिला में अगर हम देखें तो 107 या 106 यह आ सकती है। इसके बाद OBC की बात करें, OBC कट ऑफ हमारे हिसाब से 105, OBC 105 आ सकती है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 104 या 103 आ सकती है। अगर आगे हम SC और ST की बात करते हैं
तो एससी और एसटी में बहुत अंतर नहीं, क्योंकि एसटी की सीटें ही बहुत कम है, 1 सीटें हैं। तो 100 के आसपास अगर कोई एससी है, 100 के आसपास, तो हम मान सकते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। एसटी की भी यही मेरिट हो सकती है। महिला अगर है तो 99, 98 भी हो सकती है। तो ये हमारे हिसाब से कट ऑफ है। जनरल वाले 110 के आसपास हमारे हिसाब सुरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उसके कैंडिडेट 108 तक, ओबीसी 105 और एससी लगभग 100 तक ये सेफ जोन में हमारे हिसाब से हैं। तो ये हमने अपना विचार दिया। बाकी आप सब क्वेश्चन जो आया है, जो आयोग द्वारा आंसर की जा रही है, उसका सही ढंग से मिलान कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, उसके बाद अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।